बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। इंग्लिश 201 के लेक्चर नंबर 2 में आपको खुशामदीद। आज हम जो है वो औरल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन तो हमने लास्ट टाइम जो है वो देख ली थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। अब जो है वो हम इसको डिटेल में जो है वो देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन में दो तरह की ऑरल कम्युनिकेशन हो सकती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दोनों जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं कि कब आपकी कम्युनिकेशन फॉर्मल होगी और कब जो है वो इनफॉर्मल होगी। आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर तो आपका पर्पज़ क्या है, आपकी जो कम्युनिकेशन है इसका पर्पज़ क्या है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी डिलीवरी सिचुएशन क्या है, कि आपने किस किस्म की सिचुएशन में अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, अपनी जो ओरल प्रेजेंटेशन है उसको किस सिचुएशन के अंदर आपने डिलीवर करना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए जब आप जो है वो तैयार कर रहे हो इसको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर आपका जो है ना जो असल पर्पज़ है, जो असल ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है वो आपने उसको केयरफुली प्लान करना है। जब भी आप ओरल प्रेजेंटेशंस देंगे तो उसको आपने केयरफुली प्लान करना है। और उसके बाद जो है वो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो आपके ऑडियंसेस हैं, उन ऑडियंसेस की आपसे तवक्कुआत क्या हैं, ऑडियंस की जो है वो आपसे डिमांड क्या है। ठीक है, ये आपको दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो लिमिटेड ऑडियंस जो है वो मौजूद होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड जो है वो प्लेस होती है, पहली चीज़। और दूसरी, जबकि रिटन के अंदर ये सारी चीज़ें इसकी उलट होती हैं जी। और जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो है कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर या ओरल प्रेजेंटेशंस के अंदर जो है वो हाई लेवल ऑफ अटेंशन जो है वो पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट ये है कि सिंपल प्रेजेंटेशंस ऑफ मेन पॉइंट्स, इसके अंदर जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है इसके अंदर सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है, जबकि जो रिटन होती है उसके अंदर जो है वो आप आर्गुमेंटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो ओरल कम्युनिकेशन है उसका फोर्थ पॉइंट ये है कि उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र की जाती हैं। ये चार मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैंने डिस्कस कर दी हैं। आगे चलते हैं जी। उसके बाद जो है वो ओरल कम्युनिकेशन को जब आपने जो है वो इफ़ेक्टिव अगर आपने बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ स्किल्स का पता होना चाहिए। तो कम्बिनेशन ऑफ मैनी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 इज़ आउटलाइन एंड प्लानिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने आउटलाइन एंड प्लानिंग जो है वो किस तरह से बनानी है, आउटलाइनिंग कैसे बनानी है और प्लानिंग किस तरह से करनी है जी। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए ओवरहेड्स को आपने कैसे यूज़ करना है, डिस्प्ले या मल्टीमीडिया जो है आपने उनको किस तरह से यूज़ करना है। तीसरी चीज़ है वो रिहर्सलिंग, आपने बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड नंबर 4 इज़ डिलीवरी, आपने किस तरह से डिलीवर करना है। अब हम बात करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स के मुतालिक। अब दो तरह से जो है ये हो सकती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। हो सकता है ये बहुत कम लोगों के लिए हो, यह हो सकता है जो है बड़े ऑडिटोरियम्स में हज़ारों लोगों के लिए जो है वो डिपेंड करता है जी। मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स के अंदर बेसिकली पहली इनकी खूबी ये है कि ये वेल प्रिपेयर्ड होती हैं। इसके अंदर जो है वो प्रिपरेशन जो है वो फुल की जाती है, प्रॉपरली जो है वो इनको प्रिपेयर किया जाता है। मैं ये ज़रा इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, पहली चीज़। और उसके बाद जो है वो इसकी रिसर्च बेस्ड होती है, इसके अंदर वेल रिसर्च की जाती है। ऐसे ही जो है वो हम इसको डिलीवर नहीं कर देते, बल्कि इसके लिए पहले प्रॉपर रिसर्चिंग की जाती है, उसके बाद जो है इसको डिलीवर किया जाता है। दो चीज़ें होगी। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मैनर ऑफ डिलीवरी जो है इसका खासा ख्याल रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स के मतलब। ये आम तौर पर जो है वो छोटे ग्रुप्स में डिस्कशन जो है वो की जाती है। छोटे मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें लोग जो है वो मौजूद नहीं होते, लेकिन इसमें जो ऑडियंस इंटरेक्शन है वो भी मतलब कि जो है वो हाई डिग्री की होती है। और दूसरी बात यह कि ये रिलैक्स्ड मैनर में की जाती है। ये बिल्कुल मतलब कि एक इनफॉर्मल सी होती है, जैसे हम नॉर्मल घर में गपशप वगैरह करते हैं, तो इस तरह से ये होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी कि हाँ भाई आप सुनाएं और आप सुनाएं, तो इस तरह की डिस्कशन जो है ये होती है। ठीक है जी। उसके बाद है जी इन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट जनरली फॉल इन टू कैटेगरीज। ठीक है, जो हमारे पास जो इनफॉर्मल जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है वो दो कैटेगरी की हो सकती है। नंबर 1 इज़ इंफॉर्मेटिव
कि जिसके अंदर जस्ट आपका मकसद जो है वो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करने हैं, जबकि जो दूसरी है उसके अंदर आपका मकसद ये होता है कि परसुएसिव स्पीकिंग। दोनों को वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग के अंदर आपने जस्ट जो है वो आपका असल टारगेट जो है वो ऑडियंस को सिखाना मकसद होता है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो है वो मकसद होता है, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना वो मकसद होता है, ठीक है जी। जबकि जो आपकी परसुएसिव स्पीकिंग है इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप इनको मुख्तलिफ फॉर्म्स पे जो है वो आप इसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो अवेलेबल है। नंबर 1, आपकी जो इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग है वो एक तो ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप रिपोर्ट्स की फॉर्म में हो सकती है, इंडिविजुअल्स भी हो सकती है और ग्रुप डिस्कशन भी हो सकती है, औरल ब्रीफिंग भी हो सकती है, उसके बाद पैनल डिस्कशन हो सकती है और औरल क्रिटिक्स जो है ये भी हो सकती है, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं परसुएसिव स्पीकिंग। इसमें जो असल मकसद जो है वो आपका होता है वो आपने परसुएसिव स्पीकिंग के अंदर आपने अब अगले बंदे को बेसिकली किसी काम पर आमादा करना होता है, किसी काम के लिए आपने तैयार करना होता है कि वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो अक्सर आपने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी, तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपको उकसाते हैं कि कोई ना कोई आप एक्शन लें। तो परसुएसिव स्पीकिंग के अंदर बेसिकली यही उकसाया जाता है, अगले बंदे को मेंटली तौर पर तैयार किया जाता है कि वो कोई ना कोई एक्शन जो है वो ले, ठीक है। तो इसका जो असल मकसद है वो ये है कि री इन्फोर्स द एटीट्यूड, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ एन ऑडियंस ऑलरेडी होल्ड्स, ठीक है। जो उनके ऑलरेडी जो भी मतलब कि उनकी वैल्यूज़ हैं, जो भी उनका एटीट्यूड है, जो भी उनके बिलीव्स हैं, उनको आप ये कह लें कि चेंज करना बेसिक जो है वो मकसद है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो उनकी पहले से परसेप्शंस मौजूद है उनके कंट्रास्ट में उनका मुख्तलिफ जो है वो उनको कुछ प्रोवाइड किया जाता है और ये इस चीज़ की कोशिश की जाती है कि वो उस पर जो है वो अमल करने के लिए तैयार हो जाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि उनके एटीट्यूड को चेंज किया जाता है। और चौथी चीज़ ये है कि ऑडियंस को मोटिवेट किया जाता है टू एक्ट, ताकि वो कोई ना कोई जो है वो एक्शन ले सकें, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं डिलीवरी मेथड्स पर, ठीक है। डिलीवरी मेथड्स टोटल जो है वो 4 हैं, ठीक है। There are 4 delivery methods. Number 1 is extempore, number 2 is impromptu, and number 3 is memorization, and number 4 is reading. वन बाय वन जो है वो हम इसको देख लेते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है एक्सटेम्पोरे। एक्सटेम्पोरे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मेथड है। इसके अंदर बेसिकली ये है कि आपने अपनी पूरी जो भी प्रेजेंटेशन आपने देनी है उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो थॉट्स होते हैं वो प्लान्ड होते हैं बिफोर स्टार्टिंग टू स्पीक। कुछ भी आपने जो बोलना है उसको बोलने से पहले आपने उसकी प्रिपरेशन जो है वो की जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो कि बस आए और बगैर सोचे समझे जो है वो बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। और इससे आप जो है वो अपने ऑडियंसेस को एक बात बताते हैं कि हम आपके वक्त की कदर करते हैं, आपकी हम कदर करते हैं, केयर करते हैं। अगर आप आके हमारे पास बैठे हैं तो हम आपको बिला वजह कोई भी ऐसी बातें नहीं बताएंगे जो आपका वक्त ज़ाया करने का बायस बने, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन जो है वो की जाती है। और अब इसके लिए कुछ जो है वो आपको चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 ये है कि आपने इट रिक्वायर्स डिटेल लेइंग आउट। तो पहली चीज़ आपने जो रखनी है इसमें मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि आपने डिटेल ले आउट जो है वो बनाना है। और उसके बाद जो है वो आपने जो है वो ड्यूरिंग योर होमवर्क टू फिल इन योर नॉलेज गैप्स। अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक आ गया है जिसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब घर में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन में कमी है आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज़ यह है कि आप जो है वो इसके लिए क्यू कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब क्यू कार्ड्स क्या हैं जी, आपने अक्सर देखा होगा ये जो जीतो पाकिस्तान का शो है, फहद मुस्तफ़ा जो है अक्सर एक छोटे छोटे कार्ड्स या किसी भी मॉर्निंग शो के अंदर वो छोटे छोटे कार्ड्स जो है वो लेके बैठे होते हैं, वो बेसिकली क्यू कार्ड्स कहलाते हैं, जिसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए होते हैं। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जी इम्प्रम्प्टू के अंदर जो है वो ये टोटली जो है ऐसे है कि बस अचानक से टॉपिक दिया और ब्ला 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 उसको बोलना शुरू कर दिया बगैर सोचे समझे, जो कि ये बहुत बुरी चीज़ है, ये इसको प्रेफरेबल नहीं है बिल्कुल भी। और इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू द टॉपिक। ये आपको यानी कि अचानक से टॉपिक पकड़ा दिया गया और आपने उसके ऊपर जो है वो अंधाधुंध जो है वो फायरिंग शुरू कर दी, आपने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है जी, जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तीसरी चीज़ है जी मेमोराइजेशन। ये भी कोई अच्छा मेथड नहीं है। इसमें टोटल जो है वो आपका दारोमदार किस पर होता है, आपकी मेमोरी पर होता है। अगर वहाँ से आप अपनी स्पीच के अंदर से कोई 2-4 लफ्ज़ या 1-2 लाइन्स भूल के तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप वहाँ पर सब स्टक हो जाएंगे, ठीक है जी। तो वो इसलिए ये तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता। तीसरी चीज़ ये है कि इसके बारे में मेमोराइजेशन के अंदर एक चीज़ और है कि ये टोटली रिस्की मेथड है, यानी कि आपके पास टोटली रिस्क है। अगर आप चल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो डिफ्यूज़ तो हो ही जाना है, यानी कि
लग गया तो तीर वरना तुक्का ही सही, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। और लास्ट जो मेथड है वो है रीडिंग। अब इसके अंदर ये सबसे जो इसकी जो बुरी चीज़ है ना रीडिंग के अंदर, कि आप बेसिकली जब आप रीड कर करके पढ़ रहे होते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन को रीड कर करके जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं, तो दरअसल आप अल्फाज से बात कर रहे हैं, ऑडियंस के साथ जो है वो बात नहीं कर रहे होते, ठीक है जी। द ड्रॉबैक ऑफ रीडिंग इज़ दैट व्हेन यू रीड योर स्पीच, जब आप अपनी स्पीच को रीड करते हैं, यू आर कम्युनिकेटिंग, ये बात आपने याद रखनी है, यू आर कम्युनिकेटिंग विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ द ऑडियंसेस, ठीक है ना, कि आप उसके अंदर बेसिकली टेक्स्ट के साथ बातें कर रहे होते हैं, जबकि ऑडियंसेस के साथ बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी, प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन को आपने प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन मस्ट बी कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स। अगर आपने किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। ये यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे आगे इन्होंने डिटेल दिया तो मैं वहीं से डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 जो आपने देखना है जी वो है जी नॉलेज ऑफ द ऑडियंसेस, ये ऑडियंस, आपको ये चीज़ जो है वो मद्देनज़र रखनी है कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है वो कितना है आपके ऑडियंस को, यानी कि ऑलरेडी वो इस टॉपिक के बारे में जो भी आप बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, उसके बारे में ऑलरेडी उनको कितना जो है वो इल्म मौजूद है या उनके पास कितना नॉलेज है। उसके बाद दूसरा, आपको एज लेवल का पता होना चाहिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स का आपको पता होना चाहिए, और तीसरी चीज़ है जी स्पेशल इंटरेस्ट का भी पता होना चाहिए कि आया ऑडियंस जो है वो आपकी बात को सुनने के लिए मेंटली तौर पर तैयार भी हैं या फिर नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप जो भी मेथड जो है वो मेथड ऑफ डिलीवरी जो है वो इस्तेमाल करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यू मस्ट नो योर सब्जेक्ट वेल, आपको अपने सब्जेक्ट का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपने जिस टॉपिक पे बात करनी है आया आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी पूरी मौजूद हैं या फिर नहीं, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ ये है कि यूज़ ऑफ टाइम एंड रिहर्सल, टाइम लिमिट्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड इवन इफ नो टाइम लिमिट्स इज गिवन, ठीक है, कि टाइम लिमिट अगर आपको नहीं भी कहा गया कि आपने 10 मिनट के अंदर स्पीच मुकम्मल करनी है, फिर भी आपका टाइम जो है वो बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो आपने अपने टाइम को जो है वो मद्देनजर रखते हुए बातें सारी जो है वो क्लियर करनी है, और ऐसा भी नहीं करना कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको सिर्फ टाइम बचाने के चक्कर में अधूरी छोड़कर आ जाए, इनकम्प्लीट भी नहीं छोड़नी, बल्कि आपने उसको कंप्लीट करना है, लेकिन आपने उसको ज़रा कॉन्साइजली, ब्रीफली, शॉर्टली आप कह सकते हैं कि आपने उसको जो है वो डिलीवर करना है जी। उसके बाद जो है वो पर्सनल अपीयरेंस, देखें जी, वो कहा जाता है कि जी फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप जब भी किसी ऑडिटोरियम के अंदर या किसी क्लासरूम के अंदर जब एंटर होते हैं तो आप पहले बोलते नहीं हैं, लोग या जो बच्चे या कोई भी जो सामने बैठा है वो सबसे पहले आपकी लुक को देखेगा कि ये शख्स जो अभी क्लास में एंटर हुआ है, जिसने अभी हमसे डिस्कशन करनी है, वो बज़ाहिरी तौर पर शक्ल और सूरत के लिहाज से, अपनी ड्रेसिंग के लिहाज से, अपने कपड़ों के लिहाज से किस तरह से लग रहा है, तो आपकी पर्सनल अपीयरेंस जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है जी डिलीवरिंग एन ऑरल प्रेजेंटेशन। अब हम डिलीवरी की बात करते हैं, ये तो होगी प्रिपरेशन के लिए, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो किन बातों का ख्याल रखना है। अब हम वो बातें डिस्कस करेंगे जब आपने उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना है तो किन बातों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले जी अ वेल प्लान्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन कैन ऑलमोस्ट बी इनइफेक्टिव बिकॉज ऑफ बैड प्रेजेंटेशन डिलीवरी, कि आपने बहुत अच्छा जो है वो लेक्चर तैयार किया, लेकिन जब आपने नॉलेज बहुत अच्छा इकट्ठा कर लिया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत अच्छी है, लेकिन आपको डिलीवर नहीं करना आ रहा, तो वो सारा काम तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो अच्छा बनाने के लिए आपने ये फॉलोइंग स्टेप्स जो है इनको मद्देनजर रखना है। नंबर 1, पहली चीज़ यहाँ पे 1 बाय 1 दिए हुए हैं, पॉजेज एंड एंथुजियाज्म। आपने अपने आप को किस तरह से जो है वो सामने प्रेजेंट करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो आएंगी। आपका पोज कैसा, आपके हैंड शेक कैसे होने चाहिए, अगर आप अपने हैंड मूवमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए, और आप कभी कभी जो है वो जोश में आके बात करेंगे, कभी आप मध्यम लहजे में बात करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो बेसिकली मकसद ये है कि आप अपने अल्फाज के लिहाज से आप अपनी वॉइस को भी जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने जो है वो मद्देनज़र रखनी है। उसके बाद जो है वो कह रहे जी आपने जो है वो बेसिकली डिस्ट्रक्टिंग जो मैनरिज्म्स हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करना है, और दूसरी बात बिल्कुल हाथ बांध के मोमिन बन के खड़े नहीं हो जाना, जैसे अल्लाह माफ़ करे आप जो है वो सज़ा में खड़े हों किसी के सामने, ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। आपके हैंड मूवमेंट जो है वो होनी चाहिए। नंबर बी जो है वो है जी पार्ट
सेकंड जो पॉइंट है वो है आई कांटेक्ट। आपने कोशिश करनी है कि ऑडिटोरियम के अंदर, क्लास के अंदर या हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हैं उन सब के ऊपर जो है वो आपने एक बर्ड आई व्यू यानी कि सरसरी निगाह जो है वो दौड़ाते रहनी है। ऐसा नहीं करना कि एक ही बंदे को घूरना शुरू कर देना है तो सामने वाला परेशान हो जाएगा, यार मेरा कसूर क्या है, ये मुझे ही देखी जा रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये बात जो है वो हो गया आई कॉन्टैक्ट। यूज़ ऑफ वॉइस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके अल्फाज के साथ साथ आपकी वॉइस जो है वो चेंज होनी चाहिए। इससे सामने वाले को जो है ना एक फील, एक टच जो है वो बात जो है वो दिल पे जाके असर करती है कि यार इस बात को जो है ना वो बड़े, देखिए अंदाज़ बेसिकली, अल्फाज ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, उसका अंदाज़ ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो आपने अपने अल्फाज के साथ साथ अपनी वॉइस को, अपने लहजे को जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो तरीके से रखना है। ना कि आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोलना और बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो और सॉफ्ट भी नहीं बोलना कि सामने वाले को सुनाई ना दे, ठीक है जी। अच्छा जी, योर ऑडियंस मस्ट बी एबल टू, आपके ऑडियंस को दो चीज़ों का पता चलना चाहिए कि हेयर व्हाट यू से, दो चीज़ें उनको पता चल रही हों कि वो ये सुन सकें कि आप क्या कह रहे हैं, दूसरी चीज़ कि वो ये समझ भी सकें कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। ये सुन भी सकें और उसके बाद जो है वो समझ भी सकें कि आपने क्या कहा है, ठीक है जी। ये दो बातें आपने मद्देनज़र रखनी है। यूज़ ऑफ पेस, यूज़ ऑफ पेस में बेसिकली आपने यही चीज़ रखनी है कि आपने अपनी जो है वो शाउट नहीं करना, आपने बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, बल्कि नॉर्मल लहजे में आपने बात करनी है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जी मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन। एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। द मटेरियल ऑफ योर प्रेजेंटेशन शुड बी कॉन्साइज, लिमिटेड होना चाहिए, बड़ा मुख्तसर सा, ठीक है ना, लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। एंड टेल द इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। तीन चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, एक तो टू द पॉइंट होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए और इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है उसमें जो है वो आपकी वॉइस है, ठीक है। हाउ यू से इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज वट यू से, ठीक है। वो कह रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो बात आपने की है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपने किस अंदाज से वो बात की है ये भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जो है वो बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो है वो आपकी बॉडी मूवमेंट है, एक्सप्रेस करने का आपका तरीका है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप खड़े कैसे होते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आपका अंदाज़ गुफ्तगू, ये सारा जो है वो इसके अंदर आ जाता है। और उसके बाद जो है वो आपकी अपीयरेंस है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात भी आपने मद्देनज़र रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं जी प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी है। प्रिपरेशन के लिए आपने कुछ पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रखने हैं। कीप इन माइंड, नंबर 1 इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉक, ठीक है ना। आपने किस मकसद के लिए आपकी जो टॉक है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो किस मकसद के लिए, पहली चीज़ द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉक, आपने उसके अंदर किन बातों को डिस्कस करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। पहली चीज़ जो है मेक लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स एज यूर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। कि आपने उन चीज़ों की लिस्ट बना लेनी है जो आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर इस्तेमाल करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, आपने स्क्रिप्ट रीड नहीं करना, ठीक है जी। ये बिल्कुल जो है वो बेवकूफ़ाना तरीका है कि आप पूरा जो है वो स्क्रिप्ट रीड कर रहे हो, ठीक है जी। यू शुड नो मोस्ट ऑफ वट यू वॉन्ट टू से, इफ़ यू डू नॉट देन यू शुड नॉट बी गिविंग द टॉक, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बात किस टॉपिक पे करनी है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने किस मौजू पर और क्या बात करनी है तो आपको फिर टॉक देनी नहीं चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देनी नहीं चाहिए, आपको सॉरी कर लेनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जी पोस्ट कार्ड्स आर आइडियल फॉर दिस। अब आपने उसके लिए जो है वो पोस्ट कार्ड्स जो है वो इस्तेमाल करने हैं। डू नॉट फॉरगेट द नंबर ऑफ द कार्ड्स इन केस यू ड्रॉप देम, ठीक है। जो आपने कार्ड्स या क्यू कार्ड या पोस्ट कार्ड जो आपने बनाए हैं उनके ऊपर आपने नंबरिंग देनी है कि इन केस अगर अल्लाह ना करे आपके हाथ से गिर गए हैं तो आप उसको फिर ढूंढते फिरें जी पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा है, वो मिक्सअप हो जाएंगे तो वो सारी आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, ठीक है। तो आपने उसको ख्याल रखना है, उसकी नंबरिंग दे देनी है ताकि अगर वो गिर भी जाए तो आप उसको दोबारा से शफल करके उसको सेट कर सकें, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मेकिंग प्रेजेंटेशन। अब जब आप प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहे हैं उस वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं ज़रा टाइम देख लूँ, 19 मिनट जो है वो हो चुके हैं, 20 मिनट के इर्द गिर्द हमने ये कंप्लीट करना है जी। अच्छा जी,
सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने ये करनी है, ग्रीट द ऑडियंस। अपने जो है वो जो ऑडियंसेस है उनको आपने ग्रीट करना है, सलाम करना है। जैसे मैं हर लेक्चर में स्टार्ट में कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपने जो है वो ग्रीट करना है। और दूसरी बात यह है कि उनको आपने ये बताना है कि आपने जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है टेल द ऑडियंस व्हाट यू आर गोइंग टू टेल, ये भी आपने बताना है। और दूसरा ये भी बताना है कि आप बजाते खुद कौन है। टेल देम हु यू आर। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने सलाम दुआ की और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आपने भी जब प्रेजेंटेशन कोई भी देनी है तो उसमें आपने ये इन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए ओवरहेड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या मल्टीमीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपने एक ये रूल है कि आपने 2 मिनट से ज़्यादा जो है वो एक स्लाइड को, एक ट्रांसपेरेंसी को, एक पावर पॉइंट स्लाइड को ज़्यादा टाइम इससे ज़्यादा नहीं देना। सिर्फ आपने 2 मिनट लगाने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और उसके बाद जो है वो आपने 35 mm स्लाइड्स जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। इससे ज़्यादा बड़ी भी नहीं इस्तेमाल करनी और इससे ज़्यादा छोटी भी इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है जी, ये एक आइडियल है। उसके बाद जो है ऑडियंस विल गेट बोर्ड विद समथिंग ऑन द स्क्रीन फॉर मोर देन 5 मिनट्स। अच्छा जी, मल्टीमीडिया अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपने स्लाइड जो है वो उसके ऊपर मल्टीमीडिया के ऊपर चलाई हुई है उसको 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल स्टैटिक नहीं रखना। अगर आपने जो है वो आपके पास ज़्यादा स्लाइड्स नहीं हैं तो आप उनको मूव करवाते रहें, उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करवाते रहें, लेकिन उसको बिल्कुल स्टैटिक नहीं रखेंगे। ठीक है ना, उससे बंदा जो है वो बोर हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो है उस आपने एक और चीज़ जो मद्देनज़र रखनी है, लीव टाइम फॉर डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन के लिए जो है वो आपने कम से कम टाइम ज़रूर रखना है। 5 मिनट्स आर सफिशिएंट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट को डिस्कस करने के लिए आपने मैक्सिमम जो है वो 5 मिनट लगा देने हैं। ठीक है जी, एक स्लाइड के लिए 2 मिनट और एक पूरे पॉइंट को डिस्कस करने में आपने सिर्फ 5 मिनट जो है वो लगाने हैं जी। उसके बाद है जी डिलीवरी गाइडलाइंस। जब आप जो है वो डिलीवर कर रहे होंगे कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन, उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखना है। फॉलोइंग are the some very useful and practical guidelines for delivering smooth presentation. Number 1, speak clearly, don't shout or whisper। ठीक है, ना चिल्लाना शुरू कर दें और ना बिल्कुल ही मध्यम मध्यम भी नहीं बोलना। ठीक है ना, तो जज द एक्वेस्टिक्स ऑफ द रूम। अपने रूम के हिसाब से, अगर आपका हॉल बिल्कुल खाली पड़ा है और आवाज़ गूंज रही है तो आपने बेतुका जोर लगा के बिल्कुल बात नहीं करनी, आपने मध्यम लहजे में बात करनी है। ठीक है जी, उसके बाद अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अपने हैंड्स को इस्तेमाल करना है, अपने हाथों को जो है वो इस्तेमाल करना है अपनी बात को समझाने के लिए। उनके अंदर जो है वो एक तो इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन बेतुकी सी मूवमेंट जो है वो बिला वजह से हाथों से फायरिंग शुरू करनी नहीं स्टार्ट कर देनी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने कुलीग से, अपने फ्रेंड से जो है वो पूछें कि ये जो मेरा स्टाइल है, ये स्टाइल कैसा है। अगर कोई बंदा देखेगा तो उसको पसंद भी आएगा या बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। ठीक है, अच्छा जी, एक बात और जिसका आपने ख्याल रखना है प्रेजेंटेशन को देते हुए, अवॉइड मूविंग अबाउट टू मच। बहुत ज़्यादा आपने इधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, इधर को दौड़ते हुए जा रहे हैं, इस काम से भी आपने बिल्कुल इज्तनाब करना है, इस काम से बिल्कुल आपने परहेज़ करना है। ठीक है, कीप एन आई ऑन द ऑडियंस बॉडी लैंग्वेज। आपने अपने जो ऑडियंसेज हैं उनको मद्देनज़र रखना है कि क्या वो बोर तो नहीं हो रही, क्या वो उकता तो नहीं गए आपकी इन हरकतों से। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अल्लाह ना करे, तो आपने उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। नो व्हेन टू स्टॉप, आपको ये पता होना चाहिए कब आपने रुकना है। ऑल्सो व्हेन टू कट आउट द पीसेस ऑफ द प्रेजेंटेशन, कि कब आपने जो है वो बिल्कुल रुक जाना है, कब आपने उसको उसके अंदर ब्रेक लेनी है और कब जो है वो आप उनको मौका देना है कि वो एडजस्ट कर सकें। ठीक है जी, उसके बाद है जी लास्ट में हम जो है वो देखेंगे विजुअल एड्स अगर आप इस्तेमाल करें उसमें किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, विजुअल एड्स के लिए आपने सबसे पहले जो है वो ओवरहेड स्लाइड प्रोजेक्टर जो है या OHP ओवरहेड स्लाइड प्रोजेक्टर आपने इस्तेमाल करने हैं। दूसरी चीज़ जो है वो 35 mm की स्लाइड्स आपने बनानी है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोजेक्शंस, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे। वीडियो फिल्म भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो रियल ऑब्जेक्ट्स अगर हों आपके पास, कोई चीज़ आप बज़ाहिरी तौर पर लेके आए उसको भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, फ्लिप कार्ड्स और ब्लैक बोर्ड्स वगैरह भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी हद तक। ठीक है, लेकिन आपको इनको सिंपल रखना है। ठीक है, प्रॉपरली आपने डायग्राम, कॉम्प्लेक्स किस्म के डायग्राम्स को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जो है आखिरी जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ये भी देख लें, ट्राई टू लिमिट द वर्ड्स पर स्लाइड टू अ मैक्सिमम 10। ठीक है, कि आपने एक स्लाइड के ऊपर 10 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने। ठीक है, और उसका जो फॉन्ट होना चाहिए वो रीज़नेबल होना चाहिए, एक नॉर्मल जो है वो फॉन्ट होना चाहिए, ऐसा जो कि एक सूटेबल हो। ठीक है, टिपिकली यूज़ मिनिमम 18
पॉइंट्स टाइम न्यू रोमन्स, ठीक है, ये आपने जो है वो रखना है, यानी कि उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 18 होना चाहिए और जो फॉन्ट होना चाहिए वो टाइम न्यू रोमन होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो इफ़ यू कैन रीड द OHP फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, यानी कि आपका इस किस्म से आपने जो है वो अपनी जो स्लाइड है वो बनानी है कि आप 2 मीटर दूरी से भी आप उसको बाआसानी पढ़ सकें, ठीक है। अवॉइड यूजिंग द डायग्राम प्रिपेयर्ड फॉर अ टेक्निकल रिपोर्ट्स इन योर टॉक, ठीक है। टेक्निकल रिपोर्ट्स में आपने कोई भी डायग्राम्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। यूज़ कलर ऑन स्लाइड्स, कलर्स जो है वो आपने इस्तेमाल करने हैं। और ऑरेंज और येलो कलर, ये दो ख़तरनाक कलर जो है वो यहाँ पे बता दिए हैं, एक ऑरेंज और एक येलो, इनको आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी। ऑरेंज और येलो कलर्स आपने इस्तेमाल नहीं करने। ये एक मिनट में इसको रिटर्न बैक करता हूँ जी। ये वाले ऑरेंज कलर और ये येलो कलर, इनको आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं? वाइट कलर इस्तेमाल करना है, येलो कलर इस्तेमाल करना है और ब्लू कलर जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है जी। इफ़ पॉसिबल कंसल्ट एन एक्सपर्ट सच एज ऑडियो विजुअल सेंटर, ठीक है, कि आपने कोई भी अगर स्लाइड वगैरह बना रहे हैं तो उसको बनाने से पहले आपने एक एक्सपर्ट से जो है वो राय ज़रूर ले लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो फिर आपने उसको बनाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज़ और देखनी है कि आपने पेन के साथ जो है वो स्लाइड उसके ऊपर जो है वो नहीं लिखना, स्लाइड्स के ऊपर लिखना नहीं स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में 2 बातों का ख्याल आपने और रखना है कि आपकी जो रूम के अंदर लाइट्स हैं वो उनको आपने लाजमी कंसीडर करना है, ना कि वो टू मच लाइट, बहुत ज़्यादा स्क्रीन के करीब बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए कि स्क्रीन के ऊपर जो लिखी हुई चीज़ है वो नज़र ही ना आए, ठीक है। तो समझने वाले को, देखने वालों को जो है वो मुश्किल होगी उसको समझने के लिए। ना कि ऐसा काम करना है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट को कम कर देना है कि जो पीछे आवाम है वो सो जाए, ठीक है। सोने भी नहीं देना उनको आपने लाइट्स को, या फिर इसका बेहतरीन आइडियल तरीका यह है कि जब आपने स्लाइड्स को चलाना है तो आप उनकी लाइट्स को जो है वो ऑफ़ कर दें, जब आपने स्लाइड्स को नहीं चलाना तो आप लाइट्स ऑन कर दें ताकि वो सो ना जाएँ, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अच्छा, एक मैं आपको की पॉइंट बताना चाहूँगा, अगर आप ये देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, ये जो मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिकल जो है वो इम्प्लीकेशंस देखना चाहते हैं, एप्लीकेशंस देखना चाहते हैं, तो मेरा एक चैनल है सैयद शहजाद साहिल के नाम से। वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस, कैरियर काउंसलिंग के कुछ लेक्चर्स और इस तरह की कुछ वीडियोस जो है वो अवेलेबल होती हैं। वहाँ पे आप जो है वो जाके देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, हाँ 26 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये चूँकि लेक्चर काफ़ी लेंथी था तो मैंने इसको कवर अप करने की कोशिश किया कि कोई पॉइंट स्किप भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।